चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और रीजनिंग सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं डाटा सफिशिएंसी यानी कि आंकड़े पर्याप्तता। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारा टारगेट है कि हम एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़े ना। तो सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, जितने भी टॉपिक हैं उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन के टाइप हैं, सभी क्वेश्चन को जो कंप्लीट करेंगे उनको देखेंगे, समझेंगे और उसे कवर करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। क्योंकि ये क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है और आप अपनी तैयारी को हमारे साथ डेली कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि अगर जैसे हर दिन नहाना ज़रूरी होता है, हर दिन खाना ज़रूरी होता है, उसी तरीके से हर दिन पढ़ना ज़रूरी होता है। जब हम सारी चीज़ें हर डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो सारी चीज़ों में पढ़ाई क्यों नहीं है? तो हमारी पढ़ाई उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम नहाते हैं तो किसी दिन थोड़ा कम पानी से नहा लेते हैं, किसी दिन थोड़ा ज़्यादा पानी से नहा लेते हैं, उसी तरीके से हमारी पढ़ाई भी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके हम पढ़ेंगे। अगर किसी दिन मन नहीं किया तो नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं, ठीक है। नहीं मन कर रहा है फिर भी पढ़ना है, ठीक है। मन नहीं करता है तो ऐसा नहीं होता कि हम नहीं नहाएंगे, नहाना तो है, ठीक है। उसी तरीके से पढ़ाई भी इंक्लूडेड होनी चाहिए कि ज़रूरी है। जिस तरह से नींद ज़रूरी है उसी तरीके से पढ़ाई भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ध्यान करके चलना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से सेशन। और ये लास्ट सेशन होगा डाटा सफिशिएंसी का, और इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं। और स्टार्ट करने से पहले शेयर और लाइक आप कर ही देंगे, और देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, और क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। स्पेशली उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, आरपीएफ का एग्जाम हो, टीचिंग का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल एग्जाम हो, सभी में रीजनिंग सब्जेक्ट कॉमन होता है और रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ता है। और इसीलिए हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और हाई लेवल तक लेकर चलेंगे क्वेश्चन को, और सारे टॉपिक कवर करेंगे और एक भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। और उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन के टाइप होंगे, सारे टाइप क्वेश्चन के करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और हाँ, डाटा सफिशिएंसी का ये दूसरा सेशन है। तो जो लोग ये सेशन देख रहे हैं, पहला सेशन देख रहे हैं, वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में ये इसका पहला सेशन देख सकते हैं। क्योंकि जो भी टॉपिक आप स्टार्ट करिए, स्टार्टिंग से देखिए, जिसमें कि हमें कॉन्सेप्ट पता चलता है कि क्वेश्चन को करना कैसे है, और हमारे लिए थोड़ा सा इजी बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राहुल, रूबेल, सोना, काशी और रणवीर में से रणवीर में से जो केवल सबसे कम कमाने वाले में से ज्यादा कमाता है? हमें पहले क्वेश्चन देगा, आफ्टर दैट हमें स्टेटमेंट दो ठो दिया रहेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले सेशन में बताया, तो पहले सेशन को आप देखेंगे तभी क्वेश्चन को, आगे वाले सेशन को आराम से कर पाएंगे बिना किसी झंझट के, ठीक है। और चीजें आपको समझ में भी आएगी। तो यहाँ पे दिया है कि पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पहले स्टेटमेंट को देखेंगे और स्टेटमेंट से हम इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेटमेंट को नहीं, पहले इंडिविजुअली देखेंगे, पहले स्टेटमेंट को देखेंगे, इसे आंसर मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो दूसरे स्टेटमेंट को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल क्या रहा है कि रूबेल केवल राहुल से कम कमाता है और काशी सोना से ज्यादा कमाता है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि बोल क्या रहा है कि ये जो 1, 2, 3, 4 और 5 लोग हैं, उनमें से जो केवल सबसे कम कमाने वाले में से ज्यादा कमाता है। तो भाई ये जब ये इधर कम है, कम कमाने वाले, और इधर ज्यादा कमाने वाले, ठीक है। तो जो सबसे कम कमाने वाले हैं, मान लीजिए सबसे कम कमाने वाला तो एक ही होगा ना, जो ऑर्डर आएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऑर्डर आएगा तो सबसे कम कमाने वाला तो एक ही होगा ना। तो हमें कंपेयर करना है सबसे कम कमाने वाले में से जो ज़्यादा कमाएगा, ठीक है। तो सबसे कम कमाने वाला एक होगा, उसके बाद जो होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उसके बाद जो होगा उससे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कमाने वाला यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और सबसे कम यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करके हमें इसका निकालना है कि ये
कौन होगा। ठीक है, केवल कम कमाने वाले में से ज्यादा कमाता है, तो कम कमाने वाले यही दो हुए और इनमें से हमें ज्यादा निकालना है, क्योंकि सबसे कम कमाने वाले में से हमें सबसे ज्यादा निकालना है। तो सबसे कम कमाने वाला एक ही है, तो एक का तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, कंपेयर करने के लिए दो चाहिए, तो हम यहाँ पे दो लेंगे और दो में से कंपेयर करेंगे। ये तो सबसे कम वाला होगा और ये इसके बाद वाला होगा, तो ये सबसे कम में से ज्यादा कमाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस स्थान पे हमें पता लगाना है कि कौन पर्सन होगा राहुल, रूबल, सोना, काशी और रणबीर में से। समझ आई बात? ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट से हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। रूबल केवल राहुल से कम कमाता है। भाई रूबल जो है राहुल से, रूबल जो है ये आर यू रूबल हो गया, ये आर ए राहुल हो गया। रूबल केवल राहुल से कम कमाता है। भाई ये ऑर्डर क्या हो रहा है, ये कम है, कम कमाता है, राहुल से कम कमाता है। और काशी सोना से ज्यादा कमाता है। अब यहाँ पे काशी हो गया, यहाँ पे काशी सोना से ज्यादा कमाता है, काशी सोना से ज्यादा कमाता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है ना कि राहुल और सोना में क्या अंतर है, राहुल ज्यादा कमाता है या सोना ज्यादा कमाती है, या फिर राहुल कम कमाता है या सोना कम कमाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे नहीं पता हो पा रही। यहाँ पे सिर्फ एक चीज, यहाँ पे राहुल और रूबल के बारे में पता चल रही है और सोना और काशी के बारे में पता चल रही है, बाकी रणबीर का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। तो हम कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि सबसे कम कौन कमाता है और उसके बाद कौन है, फिर उसमें हम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीज तो हमें नहीं समझ आ रही है कि यहाँ पे इसका आंसर मिल रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही लोगों की बातें हुई है। यहाँ पे 4 लोग हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 5 लोग हैं। 5 लोग का अगर हमें पता चलेगा तभी तो हम ये क्लैरिफाई करेंगे कि सबसे कम कौन कमाता है और सबसे ज्यादा कौन कमाता है और दूसरे नंबर पे कौन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 लोगों की बातें हुई है स्टेटमेंट फर्स्ट में, तो फर्स्ट तो हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, काशी सोना से ज्यादा कमाता है। भाई काशी जो है सोना से ज्यादा कमाता है, काशी सोना से ज्यादा कमाता है, ये दूसरा वाला है। काशी सोना से ज्यादा कमाता है और सोना रणबीर से कम कमाती है। सोना क्या रणबीर से कम कमाती है। तो यहाँ भी भाई सिर्फ 4 लोगों के बारे में बात की गई है, काशी और सोना और रणबीर। ठीक है, तो इतना हमें पता चल पा रहा है कि यहाँ पे 5 लोग के बारे में बात हुई है और हमें सबसे कम में से ज्यादा कमाने वाला चाहिए। तो यानी कि हमें पूरी सीरीज चाहिए कि सबसे कम कौन है और सबसे ज्यादा कौन है। ठीक है, तो ये सीरीज यहाँ भी नहीं बन पा रही है, तो सेकेंड भी रॉन्ग हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि क्या बनता है। ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि क्या बनता है। तो चलिए देखते हैं कि दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा। अब ये फर्स्ट वाला जो था, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा। पहले वाले में क्या था, रूबल और राहुल के बारे में बात किया गया। रूबल जो है रूबल राहुल से कम कमाता है, तो यहाँ पे हमने रूबल लिख लिया, रूबल को बना लिया RU। रूबल राहुल से कम कमाता है, ये हो गया राहुल। ठीक है, रूबल राहुल से कम कमाता है और सोना काशी से कम कमाता है। सोना काशी से कम कमाता है, ये हो गया। फिर दूसरे में दिया है कि काशी सोना से ज्यादा कमाता है, ये तो ठीक है, काशी, हाँ भाई ठीक है, काशी सोना से ज्यादा कमाता है। फिर सोना रणबीर से कम कमाता है, सोना जो है रणबीर से कम कमाता है। सोना रणबीर से कम कमाता है। तो यहाँ पे अगर हम कर दें, यहाँ पे अगर सोना कर दें, सोना रणबीर से कम कमाता है, सोना रणबीर से कम कमाता है और सोना काशी से भी कम कमाता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर बन गया। देखिए पहला स्टेटमेंट में बोला है कि रूबल राहुल से कम कमाता है, तो ये बन गया। ठीक है,
फिर दूसरे स्टेटमेंट में बोला है कि सोना काशी से कम कमाता है, तो सोना कम ही है काशी से, है ना, यह काशी है, ये बड़ा है और सोना कम है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बन गया। अब दूसरे स्टेटमेंट में दिया है कि काशी सोना से ज्यादा कमाता है, तो काशी भाई ठीक है, काशी सोना से ज्यादा ही कमा रहा है, ये बड़ा है तो ठीक है। फिर सोना रणबीर से कम कमाता है, तो भाई यहाँ पे सोना और रणबीर से कम कमाता है, ये भी सीरीज बन रही है। तो इस जब दोनों को ऐड करने पर क्या बन पा रही है, हमारी सीरीज बन रही है छोटे से बड़े तक, यानी कि सबसे जो कम कमाता है और सबसे जो ज्यादा कमाता है। तो हमें याद क्या करना है कि जो केवल सबसे कम कमाने वाले में से ज्यादा कमाता है, तो केवल पूछा है तो सबसे कम कमाने वाला तो रूबल है भाई, लेकिन रूबल का कंपेयर हम नहीं कर सकते ना, रूबल सबसे कम कमाता है, लेकिन हमें याद क्या करना है, सबसे कम कमाने वाले में से ज्यादा। तो सबसे कम कमाने वाले में से ज्यादा कौन है भाई, सबसे कम कमाने वाले यही दो हैं, ठीक है। सबसे कम कमाने वाले में से ज्यादा कमाने वाला पूछा है, तो सबसे कम कमाने वाला रूबल है, बट सबसे कम कमाने वाले में से ज्यादा कौन है, राहुल है, ठीक है। अगर दोनों का कंपेयर किया जाए, ठीक है, अगर सीधा सीधा पूछा होता कि सबसे कम कमाने वाला, तो हम ऑब्वियस सी बात है रूबल को कहते हैं, हाँ सबसे कम कमाने वाला है, लेकिन हमें सबसे कम कमाने वाला नहीं, सबसे कम कमाने वाले में से ज्यादा कमाने वाला, ठीक है। तो सबसे कम कमाने वाले में से ज्यादा कमाने वाला, तो हमें कंपेयर चाहिए कि सबसे कम कमाने वाले 2% कौन है और उन 2% में ज्यादा कौन कमा रहा है, तो कौन कमा रहा है, राहुल। सबसे कम में से ज्यादा कौन कमा रहा है, राहुल कमा रहा है। तो हाँ, ये हम देखेंगे कि फर्स्ट गलत हो गया, सेकेंड गलत हो गया और दोनों का ऐड सही हो गया, दोनों का ऐड सही हो गया, क्योंकि हमें इसमें आंसर मिल रहा है दोनों के ऐड से इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा हमारा आंसर सही होगा, पहले ही आपको बताया है, फर्स्ट अगर सही होगा तो ए टिक करेंगे, सेकेंड सही होगा तो बी टिक करेंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही होगा तो सी टिक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड और दोनों का ऐड तीनों अगर गलत हो गए तो डी टिक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड दोनों गलत हैं और एडिशन सही हो गया तो ई टिक करेंगे, क्या करेंगे, ई टिक करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा टिक होगा भाई, ई टिक होगा, ई राइट है, ई ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट गलत सेकेंड गलत और दोनों का एडिशन सही हो गया, तो ई टिक करेंगे। फर्स्ट सही होगा ए टिक करेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट सही होगा बी टिक करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही हो गया तो सी टिक करेंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों गलत हो गया, तीनों अगर गलत, फर्स्ट सेकेंड और दोनों का एडिशन, मतलब दोनों का एडिशन अगर सही हो गया, जैसे फर्स्ट भी गलत सेकेंड भी गलत और दोनों का एडिशन भी गलत, तो हम क्या करेंगे, डी टिक करेंगे, क्या करेंगे, डी टिक करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड गलत है और दोनों का एडिशन सही हो गया तो ई टिक करेंगे। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, फर्स्ट सही तो फर्स्ट सही, ठीक है, फर्स्ट सही तो ए सही, ठीक है, सेकेंड सही तो बी सही, और फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही तो सी सही, ठीक है, सी को टिक करेंगे। फिर उसके बाद तीनों गलत, फर्स्ट सेकेंड और एडिशन ये तीनों गलत तो डी टिक करेंगे। फिर उसके बाद ई कब टिक करेंगे, दो गलत हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड गलत और दोनों का एडिशन सही हो जाएगा तो हम ई टिक करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका, ई राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें क्षेत्रफल पूछा है किसका, आयताकार भूखंड, यानी कि जो कोई मान लीजिए ग्राउंड है और उसका आयताकार खंड है, तो उसका हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। ये मान लीजिए कि ये x है, ये लंबाई जो है ये y है और चौड़ाई जो है x है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि लंबाई जो है ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक, ये चीज हमने मान लिया। भूखंड का परिमाप 212 मीटर है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है।
तो स्टेटमेंट फर्स्ट से हमें आंसर देखना है। फर्स्ट का देख लेते हैं परिमाप, यानी कि 2x + y = कितना है, 212 है। अब यहाँ से x + y निकालेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 6 12 हो जाएगा 106। x + y की वैल्यू 106 आ रही है। ठीक है, तो इससे क्या हमें क्लैरिफाई हो रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अगर x और y की वैल्यू पता होगी तभी हम उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x y की वैल्यू हमें पता हो नहीं पा रही है, तो यहाँ से हम क्या नहीं निकाल पाएंगे, क्या, क्षेत्रफल किसका, आयताकार भूखंड का। अगर स्टेटमेंट फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकेंड अगर देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट से अगर हम देखें तो भूखंड की लंबाई, जो भूखंड की लंबाई है, लेंथ है, यानी कि y जो है लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 मीटर ज्यादा है। जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 6 मीटर ज्यादा है। समझ आ रही है बात? जो लंबाई जो है चौड़ाई से 6 मीटर ज्यादा है, तो अगर हम तो यहाँ भी तो क्लियर नहीं पर, क्योंकि हमें कथन फर्स्ट से मतलब नहीं है। अगर हम कथन सेकेंड देख रहे हैं तो हम कथन सेकेंड के थ्रू ही इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो इससे भी तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इससे भी तो क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, इससे भी तो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। क्लियर हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर x की वैल्यू क्लियर फॉर्म में दी रहेगी कि x की वैल्यू फला है और y की वैल्यू ये है, तभी तो हम उसका परिमाप निकाल पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना दे दिया है कि उसकी लंबाई, भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो इससे भी हम इसका परिमाप नहीं निकाल पाएंगे, तो सेकेंड भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों को ऐड करने की बात आई, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड अगर कर दें, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड अगर कर दें तो इससे क्या दिखेगा, इससे क्या मिल जाएगा हमें, इससे हमें मिल जाएगा कि इसमें जो x की इसमें जो y की वैल्यू है इसमें रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x + y की वैल्यू है x + 6। ठीक है, = 106। ठीक है, या फिर ऐसे न करके अगर हम ये कर दें कि यहाँ पे x + y = 106 दिया है और यहाँ पे अगर हम x को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं x + x, इधर y जाएगा तो -y और इधर 6 आ जाएगा तो -6। ठीक है, तो यहाँ पे x - y = -6 अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2x = क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, और x = 50 आ जाएगा। x = 50 है, क्या दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, x = 50 आ जाएगा। ठीक है, अगर x = 50 आ गया तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 अगर इसमें से घटाएंगे तो बच जाएगा आपका 56, यानी कि y की वैल्यू 56 आ गई। अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे के चौड़ाई। ठीक है, लंबाई दिया है आपका, लंबाई दिया है 56 और चौड़ाई दिया है, तो हमें कैलकुलेशन नहीं करने लग जाना है कि हमें देखना है कि क्षेत्रफल निकल सकता है कि नहीं। तो क्षेत्रफल हाँ निकल सकता है, दोनों को ऐड करेंगे तब, लेकिन इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं है। इंडिविजुअली परिमाप दे दिया है तो इससे हम क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि परिमाप x + y = 106 आ रहा है और 106 ये नहीं बता रहे हैं कि परिमाप क्या होगा, क्योंकि परिमाप का फॉर्मूला होता है x × y होगा फॉर्मूला परिमाप का, लेकिन यहाँ पे x + y है, तो हमें x × y निकालने के लिए x की वैल्यू और y की वैल्यू चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। ठीक है, और दूसरे स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो इस दूसरे स्टेटमेंट में सिर्फ y की वैल्यू x + 6 दिया है,
ठीक है। y की वैल्यू x प्लस 6 दिया है, तो इससे हमें यहाँ भी y की वैल्यू और x की वैल्यू नहीं मिल पा रही है, तो सेकेंड भी हमारा गलत हो जाएगा। सही कौन होगा? थर्ड। जब फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ऐड करेंगे और y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जा रही है, और x की वैल्यू को इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जा रही है, और इससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसलिए हमारा जो एडिशन होगा वो सही होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा टिक होगा? फर्स्ट और सेकेंड गलत है और लास्ट सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ई टिक करेंगे। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ई टिक करेंगे। अगेन आपको बता दिया जाए, फर्स्ट अगर सही होगा तो ए टिक करेंगे, सेकेंड सही होगा बी टिक करेंगे, दोनों सही होगा सी टिक करेंगे, तीनों गलत होगा यानी कि फर्स्ट गलत, सेकेंड गलत और दोनों का एडिशन भी गलत, तो डी टिक करेंगे, और फर्स्ट गलत, सेकेंड गलत और दोनों का एडिशन सही है तो ई टिक करेंगे। यहाँ पे हम ई टिक करेंगे, हमारा ई राइट आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए बढ़िया तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, पढ़िए एक बार इसको। P, Q, R, S और T 5 लोग हैं, किसी गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। केंद्र की ओर मुख करके S के निकटतम दाएं कौन बैठा है? क्वेश्चन में क्या बताना है हमें? क्वेश्चन में ये देखना है कि S के निकटतम यानी कि S के पास में दाएं कौन बैठा है, हमें ये बताना है। अब पहले स्टेटमेंट में हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट में देखेंगे क्या बोला है, P, R और Q के बीच में बैठा है। ये पहला स्टेटमेंट में हम एक गोल मेज बना लेंगे। ये गोल मेज मेरा बहुत ही खराब बन रहा, ठीक है। तो P, R और Q के बीच में, भाई देखिए क्वेश्चन में जो भी बोला हो हमें आंसर स्टेटमेंट के थ्रू ही पता करना है। तो स्टेटमेंट में क्या दिया है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 लोग हमने बना लिया, ठीक है। तो स्टेटमेंट में जो बोला है उसी से हम आंसर पता करने की कोशिश करेंगे। पहली बात कि हमें S के निकटतम पूछा है और इसमें S कुछ दिया ही नहीं है। P, R और Q के बीच में बैठा है, तो भाई P, R किधर भी हो सकते हैं, यहाँ पे P हो सकता है, यहाँ पे R, P, R और Q के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे R कर देंगे क्योंकि P को बीच में करना है। P जो है R और Q के बीच में बैठा है तो P को बीच में करेंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि R इधर ही रहेगा, R इधर भी हो सकता है, कुछ नहीं बोला है, बस इतना बोला है कि P, R और Q के बीच में बैठा है। तो हमने यहाँ पे कर दिया कि यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे Q हो गया और यहाँ पे P हो गया, ठीक है। अब इसका स्थान जो इंटरचेंज भी कर सकते हैं, Q इधर भी हो सकता है, R इधर भी हो सकता है, और P यहाँ हो जाएगा और Q यहाँ हो जाएगा, R यहाँ हो जाएगा, कुछ भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। नहीं दिख रहा, यहाँ पे फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट का यहाँ पे हमने मेज बना ली, ठीक है। बोला है कि P, R और Q के बीच में बैठा है, P, R और Q के बीच में बैठा है। अब इसका स्थान चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि बोला नहीं है कि जो है कि इधर लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, ऊपर है या नीचे, ऐसा कुछ नहीं बोला है। आप किधर भी कर सकते हैं, बस P बीच में होना चाहिए, Q और R के। R इधर हो सकता है, Q इधर हो सकता है, ठीक है। कुछ नहीं बोला है, सिर्फ P को बोला है कि P बीच में है, किसके? R और Q के, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हमने बना लिया तो फर्स्ट के स्टेटमेंट से इसके थ्रू अगर आंसर पता करें हम, तो इसके थ्रू हमें आंसर नहीं पता हो रहा है क्योंकि S के निकटतम दाएं पूछा है। यहाँ तो S का अता पता ही नहीं है, दाएं तो छोड़िए, निकटतम भी छोड़िए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब स्टेटमेंट सेकेंड अगर देखें तो स्टेटमेंट सेकेंड में क्या बोला है, T, S और R के बीच में, इसमें भाई S आया है, ठीक है। T क्या है यहाँ पे, T क्या है, T, S और R के बीच में है। यहाँ पे फिर भी हमने T बना लिया और S और R भी बना लिया।
अगेन वही चीज बोला नहीं है कि आर किधर होगा, टी के लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो आप किधर भी एस बना सकते हैं, किधर भी आर बना सकते हैं, बस टी बीच में होना चाहिए। तो टी को हमने बीच में कर लिया, एस और आर को साइड में कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पता करें कि एस के निकटतम दाएं, तो एस के बाएं दाएं, तो यहाँ से तो पता चल रहा है कि दाएं टी होगा, बट क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला है कि एस कहाँ पे है, टी के बाएं है या दाएं है, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे आर हो सकता है, ठीक है, जहाँ एस है वहां पे आर भी तो हो सकता है, और जहाँ आर है वहां एस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आंसर तो हो जाएगा बट क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा होगा। अगर यहाँ से अगर हम देखें तो दाएं एस के दाएं हमें नहीं पता चल पाएगा कि कौन होगा, ठीक है। पी होगा, क्यू होगा, आर होगा, एस होगा। अगर यहाँ एस कर दिया जाए तो हमें नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। क्लियर है, बात समझ आ रही है। यहाँ पे हमने टी को एस और आर के बीच में तो लिख दिया, और अगर यहाँ से देखें तो एस के दाएं टी आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज हम इंटरचेंज कर दें, क्योंकि सिर्फ ये बोला है कि टी बीच में रहेगा, तो हम अगर यहाँ पे आर कर दें और यहाँ पे एस कर दें, तो यहाँ से एस के दाएं हमें नहीं पता चल पाएगा कि एस के दाएं क्या आएगा, ठीक है। एस के दाएं यहाँ पे टी नहीं आएगा, एस के दाएं कुछ और ही आएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी गलत हो गया, स्टेटमेंट सेकंड भी क्लियर नहीं कर पा रहा कि एस के निकटतम दाएं कौन बैठा है। बात समझ आई। फिर अगर हम दोनों को ऐड कर दें, फर्स्ट को सेकंड को ऐड कर दें, तो इससे हमें जो मिलेगा दिख तो रहा है, दिख रहा है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, फर्स्ट को भी और सेकेंड को भी, ठीक है। तो फर्स्ट को अगर ऐड करें, दिया है पी आर और क्यू के बीच में बैठा है, हमने यहाँ पे मान लिया, कहीं भी मान लीजिए पी क्या है, आर और क्यू के बीच में बैठा है, ठीक है। अब यही चीज हम एक यहाँ भी बना लेते हैं, क्योंकि इसका केस एक और बन सकता है, ठीक है। P तो बीच में ही रहेगा, लेकिन Q और R का स्थान इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ये भी बन सकता है। अगर ये बोला कि P R और Q के बीच में बैठा है तो ये भी बन सकता है, ठीक है, ये भी बन सकता है। तो इससे क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है कि S के दाएं निकटतम कौन बैठा है, ठीक है, इससे क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है, ना तो इससे हो रहा है, ठीक है। अब दूसरे स्टेटमेंट को भी ऐड इसी में करना है, तो क्या है, T S और R के बीच में बैठा है, एस और आर के बीच में कौन बैठा है, टी बैठा है। यही चीज हम करेंगे, एस और आर के बीच में कौन बैठा है, टी बैठा है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से हम पता करेंगे कि एस के निकटतम दाएं कौन बैठा है। भाई इधर के बोला है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं ना, ठीक है, तो इधर के मुंह करके बैठा है, तो दाएं इधर हो गया, बाएं दाएं कौन बैठा है, क्यू बैठा है। और यहाँ पे देखें अगर तो बाएं और इधर दाएं देखें तो कौन बैठा है, टी बैठा है। तो यहाँ से अगर देख रहे हैं तो क्यू आ रहा है, और यहाँ से देख रहे हैं तो टी आ रहा है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि भाई क्लियर नहीं हो पा रहा है, फर्स्ट से भी सेकंड से भी, और दोनों का ऐड कर रहे हैं तो उससे भी, ठीक है। तो इस प्रकार फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत, और दोनों का एडिशन भी गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए फर्स्ट सही होगा, बी सेकेंड सही होगा, दोनों सही होगा तो सी, और अगर तीनों गलत हो गया तो डी। तो डी को क्या करेंगे, हम टिक करेंगे, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर आप ऐसे ही इसी तरीके से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।